वाली प्रोसेस, कुदरत में होने वाली प्रोसेसेस, हैपनिंग, इंसिडेंट, घटनाएं। शाबाश। 8th सी के बच्चे प्लीज सेटल डाउन। एवरीबॉडी प्लीज राइट ऑन दिस हेडिंग। ओके बच्चे, अब हमने सबसे पहले लाइटनिंग वगैरह के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक चाहिए। आसमान में जो बिजली कड़कती है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, लाइटनिंग इन द स्काई। लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। व्हाट आर दो? शाबाश। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी बच्चे से क्लास में क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आप ये कहोगे इलेक्ट्रिक चार्ज वो चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जिससे बिजली बनती है। वही बिजली जो हमारे बल्ब जगाती है, हमारा फैन चलाती है। तो इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज इज दी, शाबाश, constituent constituent of electricity, constituent of electricity, बिजली को बनाने वाले। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? सिंबल, सिंबल या तो कैपिटल क्यू होता है या स्मॉल क्यू होता है, ये इसका सिंबल है, राइट। सभी बच्चे अगर मेरे से जानना चाहेंगे सर इसका मापने वाला यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो वो है सी से लिखते हैं उसको, क्यूलम। क्यूलम। यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का क्या मतलब होता है बेटे? यूनिट इज द स्टैंडर्ड used to measure quantity of charge, used to measure quantity of charge, कि चार्ज कितना है उसको मापने के लिए यूनिट। जैसे दूध को मापने के लिए क्या यूनिट होता है बेटे? दूध को मापने के लिए होता है व्हाट? लीटर। इसी तरह से बिजली को मापने, बिजली को बनाने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? क्यूलम। ओके। अगली बात, ये इलेक्ट्रिक चार्ज अभी अभी टीचर ने बोला कि ये बिजली को बनाता है। अब बच्चा मेरे से पूछता है कि सर बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो बिजली बनाता है वो कितने तरह की बनाता है? 2 तरह की। लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बेटे? एक का नाम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे का नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका एक नाम और भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक नाम और भी है बेटे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों का एक ही मतलब है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ही नाम होता है, बस ओनली वन नाम,
अब मेरा बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर ये क्या होती है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस देखो बेटे। शाबाश। अभी अभी टीचर ने क्या बोला, चार्ज वो चीज होती है जो बिजली को बनाती है। अगर ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर अवेलेबल हो, बैठा हुआ हो, लेकिन फ्लो ना करता हो, इफ इट इज एट रेस्ट, मान लो ये आयरन, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है। चार्ज कितनी तरह का होता है बेटे, दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज बैठा हुआ है लेकिन ये चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज इज एट रेस्ट, ये कंडीशन है। जब भी कभी साइंस में रेस्ट वर्ड लगे तो आप स्टैटिक यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच हुई, साइंस की वो ब्रांच हुई जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या, चार्ज की प्रॉपर्टीज, और क्या पढ़ेंगे, चार्ज के लॉज, और क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, और क्या पढ़ेंगे, फार्मूला। लेकिन शर्त यह है कि चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए, मूव नहीं कर सकता। तो ब्रांच स्टडी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज, लॉज, प्रिंसिपल्स, फार्मूला, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मैंने शर्त क्या है, चार्ज इज एट रेस्ट, और आप कह सकते हो इज नॉट मूविंग, मूविंग नहीं है, एक जगह पर टिका हुआ है, तब उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे से बोले सर फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा बेटे करंट का हिंदी क्या होता है, धारा। करंट का हिंदी होता है धारा। जैसे पानी की धारा कभी रुकी नहीं देखी होगी, हमेशा बहती है। इसका मतलब इन्हीं चीजों को हमने अगर स्टडी करना हो, जब चार्ज मोशन में हो, गतिमान हो, चलता हो, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता हो, तब जो साइंस की ब्रांच हमें इन चीजों की नॉलेज करवाएगी उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। यानी मेरे को बच्चा बोल सकता है सर क्या मैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये लिख दूं, स्टडी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज, चार्ज लॉज, चार्ज प्रिंसिपल, चार्ज फार्मूला, प्रोवाइडेड चार्ज इज इन मोशन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, चार्ज इज नॉट मूविंग, लेकिन यहां पर आप सिर्फ एक लास्ट में चेंज करोगे, प्रोवाइडेड चार्ज इज मूविंग, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी, इतना हिस्सा सेम रहेगा, सेम, लेकिन चार्ज मूव करता होना चाहिए, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है बेटे, कोई बच्चा बोले सर चार्ज की डायरेक्शन होती है, नो डायरेक्शन। कोई बच्चा बोले चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, कितना है। ओके, तो यहां पर टीचर ने काफी सारी बातें बताई, अपने आप को क्रॉस चेक करो, क्या चार्ज की टाइप्स पता लगी, क्या चार्ज की डेफिनेशन पता लगी है बेटे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या चार्ज की डायरेक्शन की नॉलेज होगी, चार्ज का सिंबल पता लग गया, चार्ज का यूनिट पता लग गया, चार्ज की दोनों टाइप्स पता लगी, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, करंट का क्या मीनिंग होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जिन बच्चों को अभी तक का ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड, शाबाश।
मैं 8th डी से पूछ रहा हूं, 8th डी से, पर्टिकुलरली 8th ई और 8th डी। अगर बेटे आपको ये सारे समझ आ गए हैं, प्लीज वेव योर राइट हैंड। बेटे 8th डी में मेरी आवाज आ रही क्या? शाबाश, 8th बी ने भी रेस्पॉन्ड कर दिया, सी ने भी कर दिया, बी ने भी कर दिया। बट 8th डी के बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, 8th डी, शाबाश बेटे। 8th डी में एक बच्चा है अर्शप्रीत, 8th डी में अर्शप्रीत, प्लीज स्टैंड अप। 8th डी में अर्शप्रीत है, नो रिस्पॉन्स। 8th डी में एक बच्चा है भव्या, भव्या आर यू लिसनिंग मी? 8th डी में भव्या। मैम 8th डी का माइक ऑन कीजिए प्लीज, आप, आपका अपना माइक ऑफ है 8th डी का। यस, नाउ इट इज ऑन। भव्या है मैम, आज भव्या है, बच्चा आ गया, शाबाश। भव्या बेटी, आपको ये जो बोर्ड पे टीचर ने एक्सप्लेन करा, आपको समझ आया ये? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो, या कोई डाउट है तो उसका नाम बताओ। भव्या, नहीं बोल पा रहा, माइक ऑफ हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हमारा बेटे फर्स्ट सेट ऑफ नॉलेज। अब हम आगे बढ़ेंगे, शाबाश, आगे बढ़ेंगे। लेट मी इरेज इट। भव्या प्लीज टेक योर सीट। ओके, शाबाश बेटे। अब हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखनी है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एटम क्या होता है। शाबाश, एटम। देखो बेटे, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, कोई भी, जैसे मैं ये मार्कर ही ले लिया सपोज। अब मैं मार्कर आपसे पूछूं किसका बना हुआ है, आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम का बना हुआ है इसका बॉडी। तो मैंने कहा एल्यूमिनियम आगे किसका बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स का, जो भी एल्यूमिनियम के पार्टिकल बनाए हैं कुदरत ने। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सबस्टेंस का, उसको एटम बोलते हैं। यानी दुनिया की हर चीज का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, जिसकी वो बनी हुई है, वो एटम है। अगर वो चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है, कुदरत ने हमें डायरेक्ट दी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? Excuse me, sir. यस बेटे। Sir, can you please upload this lecture on YouTube? बेटे यूट्यूब पे फिर मेरे को फोटोज, मैंने तो इरेज कर दिया, वो बोलो। हम्म, अच्छा, मैं 1 मिनट अरेंजमेंट करके आ रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं बाद में ये लड़के यूट्यूब पे भी लोड कर देना, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी बेटे, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, लेटर वी विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब। Okay, sir. Thank you. तो शाबाश बेटे, आपको पहला पॉइंट क्या स्टडी करना है? एवरी सबस्टांस गिवन बाय नेचर, क्या बेटे किसका बना होता है? कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम क्या है? नेमली एटम। एटम का बना होता है। अब बच्चे बोलेगा सर एटम के अंदर क्या होते हैं? सुनो, एटम के 2 पार्ट होते हैं बेटे।
एक पार्ट होता है न्यूक्लियस और एक पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये बाहर का हिस्सा होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बाहर वाला और सेंट्रल वाला न्यूक्लियर। तो एटम को अगर मैंने बनाना हो तो मैं बोलूंगा बेटे ये अंदर वाला है न्यूक्लियस और बाहर वाला जो है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये जो चीज आपको दिख रही है ना बोर्ड के ऊपर, ये सर्कल में दिखती है, लेकिन इस एटम की शक्ल सर्कल में ना होकर स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल इन शेप। अब मैं आगे बताना चाहूंगा बेटे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक पार्टिकल ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, उनको प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटॉन। एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, ओके, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, उनका नाम न्यूट्रॉन ही रख दिया गया था, न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बाहर वाला, इसके पास नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शाबाश बेटे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कीप रोटेटिंग अराउंड न्यूक्लियस। शाबाश बेटे, ये एटम्स की हमारी फंडामेंटल नॉलेज थी। अब असली बात सुनना ध्यान से, मैंने ये सारा कुछ आपको क्यों बताया। इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव पार्टिकल्स ने नेगेटिव पार्टिकल को एक अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ रखा होता है, बांध के रखा होता है। यानी बच्चा कहेगा सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यस, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग पोलैरिटी वाले चार्जेस की बात होगी तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही बिजली के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इतनी लाइन को ऐसे भी लिखा होता है किताबों में, इतनी लाइन को, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस होते, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो धक्का मारते हैं, रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव नेगेटिव हो वो भी रिपेल करते हैं। तो एक और लैंग्वेज पता होनी चाहिए मेरे बच्चों को, सिमिलर चार्जेस पुश ईच अदर अवे, पुश ईच अदर अवे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं। इसको हम अच्छे वर्ड में लिखना हो तो क्या बोलते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन। अब ध्यान से सुनना, अब सबसे खास बात आने लगी है। मान लो ये जो एटम की मैंने बात करी, ये कोई ए सबस्टांस का एटम है, ए सबस्टांस। अब मैंने एक दूसरा सबस्टांस ले लिया, बी सबस्टांस, बी सबस्टांस, सबस्टांस मैंने पदार्थ, ऑब्जेक्ट। दोनों की नेचर अलग अलग होनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों लकड़ियां हो, लकड़ी नहीं हो सकती, दोनों प्लास्टिक नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है एक कांच हो, एक सिल्क का कपड़ा हो, ऐसा हो सकता है एक ब्लैंकेट हो तो एक एबोनाइट का सबस्टांस हो, अलग अलग नेचर के होने चाहिए, ठीक है।
तो ये बी सबस्टांस टीचर ने क्या लिखा है, ऑफ डिफरेंट नेचर। बच्चा बोलेगा सर लेकिन ये बना तो ये भी एटम का होएगा ना। बिल्कुल बना होएगा। इसके एटम, ये भी एटम का ही बना होएगा। इसमें भी प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो, प्रोटॉन को स्मॉल p से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल m से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से लिखते हैं। तो मैंने कहा बेटे इसकी शेप भी वैसी होगी, लेकिन इसका एटम ए के एटम से देखने में अलग होएगा। बच्चा कहेगा सर व्हाट डू यू मीन बाय अलग। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से अलग होंगे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी गिनती अलग होगी, न्यूट्रॉन्स की भी अलग होगी। अब टीचर ने क्यों बताया, दोनों क्यों बताए, ध्यान से सुना आप। जब हम ये देखते हैं कि इसके प्रोटॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से खींचा, मान लो वो अट्रैक्टिव फोर्स है एफ एफ बी, और इधर मैं बोलूं इसके इलेक्ट्रॉन को इसके प्रोटॉन ने कितने ज्यादा जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, मान लो वो अट्रैक्टिव फोर्स है ए। एफ को क्या बोला टीचर ने, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अब एफ ए और एफ बी दोनों का मुकाबला करके देखेंगे तो हम कहेंगे आउट ऑफ एफ बी और एफ ए वन विल बी लार्जर देन अदर। दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। अब बच्चे कहेगा सर ये कैसे, ये तो कुदरत ने अलग अलग चीजें बनाई हैं। प्लास्टिक की नेचर अलग है तो उसमें ये फोर्स अलग होएगा, आयरन एक अलग सब्सटेंस है उसमें ये फोर्स अलग अलग होएगा। अब ध्यान से सुना, दोनों में से जिसने जिसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा, किसके किसके अंदर बेटे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर जहां पर ये फोर्स ज्यादा होगा हम ये कहते हैं उस एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। बच्चा कहते हैं सर एग्जांपल से बताओ। मान लो से एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, एग्जांपल ले रहे हैं, तब उसका मतलब क्या होगा, वी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of B is higher than that of A, than that of A। अब बच्चे कहते हैं सर इसका मीनिंग क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने बोला बी का ज्यादा है ए से, इसका मतलब क्या, हमारे लिए क्या मतलब है बच्चों के लिए समझने के लिए, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुना आप, बी के एटम के प्रोटॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली ज्यादा जोर के जकड़ के रखा हुआ है, और ए के प्रोटॉन ने बी ए के इलेक्ट्रॉन को कम जोर से पकड़ा हुआ। तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनो बच्चे, मान लो ए वाले एटम को मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बी वाले एटम को मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैंने ए वाला ये ले लिया, ओके रेड, और बी वाला ब्लू। अब ध्यान से देखना, जब मैं इनको आपस में रगड़ूंगा, आई विल रब देम, दोनों में फ्रिक्शन होएगी, तो क्या होगा, जिसके एटम ज्यादा मजबूती से पकड़ के रख, जिसके प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है, यानी कि रेड वाला अपने एटम नहीं छोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, बल्कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी खींच के लेकर आएगा। ओके, कहने का मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है वो रबिंग के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को नहीं देगा बल्कि दूसरे के छीन के लेकर आएगा। यानी अगर मैं ए और बी को आपस में रब कर दूं, ध्यान से देखना, इधर मैंने बी ले लिया और इधर मैंने बेटे ए ले लिया, दोनों को आपस में रब्ड टुगेदर, दोनों को आपस में रगड़ा लगाया, एंड सेपरेटेड,
बाद में उनको दूर दूर करा। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन के लेके आ जाता है। यानी कि इन दोनों को रब करने के बाद, क्योंकि बी का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए जब इनको रब करने के बाद अलग अलग करेंगे तो ध्यान से देखो, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ए के एटम के इलेक्ट्रॉन को छीन के लेकर आ जाएगा, और जो पीछे चीज बचती है ना बी, जिसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, वो खुद को पॉजिटिव बना लेता है। तो ए जो है वो पॉजिटिव बनेगा रबिंग के बाद, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम था। ओके, तो इस तरह से ये दोनों के ऊपर ऐसे चार्ज खड़ा हो जाता है। ये चार्ज आया क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, मूव नहीं करता। इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। Excuse me, sir. यस। Sir, please write in big letters. ओके बेटे, ओके ओके ओके। तो हमने क्या देखा बेटे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म सीखा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या सीखा हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में? कि अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो जो बॉडी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुदरत ने ज्यादा बनाया है जिसके एटम्स में, वो दूसरे बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले आता है, और इस तरह से खुद वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। नेगेटिवली चार्ज। और जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं, मजबूरी में देने पड़ते हैं, तो वो खुद क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि दो बॉडीज को आपस में रब करने के बाद उनमें चार्ज पैदा हो गया, इसलिए रब करने की इंग्लिश फ्रिक्शन, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और क्या नाम बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और क्या नाम बताया था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तीन नाम है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और तीसरा नाम क्या बोला था बेटे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर टीचर ने अपने बच्चों को बताया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। इसका मेन हेडिंग क्या होना चाहिए? हाउ टू अंडरस्टैंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका मेन हेडिंग होना चाहिए इस चीज का। तो मैंने अपने बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। शाबाश। अब टीचर का क्वेश्चन है आपके लिए। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। राइट हैंड। शाबाश। प्लीज रेज योर राइट हैंड। बेटे मेरे को आपका रिस्पॉन्ड चाहिए होता है, तभी मेरे को पता लगता है आगे बढ़ना है कि नहीं। I am particularly asking 8th E student, 8th E. If you have understood all this, please raise your right hand. बेटे 8th E, देखो एक तरफ, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। शाबाश। राइट वाले डाउन करो। दोनों में से एक हाथ खड़ा करना है, आपको सुस्त नहीं बनना। वो लास्ट में एक बच्चे का लेफ्ट हैंड खड़ा है, लास्ट में एक बच्चे का 8th E में। आ जाओ बेटे, माइक पे आ जाओ, माइक पे आ जाओ। शाबाश। शाबाश। सच बोलने के लिए शाबाश आपको। माइक पे आओ और बताओ इसमें क्या डाउट है। आ जाओ, आ जाओ। व्हाट इज योर गुड नेम? बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो 8th E के बच्चे, अब बोलो माइक में। नहीं बेटे, बिल्कुल भी आवाज नहीं सुन रही आपकी।
अब क्लास शुरू होने से पहले इन चीजों को चेक किया करो बेटे, हैं? चलो बैठो फिर अब। तो बिकॉज ड्यू टू out of order mic, student could not put the question to teacher. तो ध्यान से सुनना होता है बेटे फिर। तो इस तरह से हमने बात करी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। शाबाश। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मैंने अपने बच्चों को समझानी है दो चीजें। एक समझानी है कंडक्शन, एक समझानी है इंडक्शन। शाबाश। अगर मैं दोनों का एक ही शब्द में अगर मीनिंग बताना चाहूंगा, कंडक्शन वर्ड को याद रखने के लिए, कंडक्शन का मतलब होता है प्रवाह। इसके लिए आप एक मेमोरी में बना सकते हो कि बस के अंदर एक कंडक्टर होता है, जब वो विसल करता है तभी ड्राइवर अपनी गाड़ी को आगे ले जाता है, बस को आगे ले जाता है। अब यहां पर हमारे लिए क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास एक बॉडी है एक्स, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेरे पास दूसरी बॉडी है वाई, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी अनचार्ज। और ये एक्स क्या है, चार्ज। अब देखो टीचर क्या कहने लगा, इन दोनों बॉडीज को आपस में नजदीक लाते हुए टच कर लो। ये एक दूसरे को टच करने चाहिए। जैसे ही ये एक दूसरे को टच करते हैं, और इधर से मैं इसको लेकर आ गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, दोनों को टच कर दिया, एक्स और वाई को, दे आर टच्ड। तो टच होने से क्या होगा बेटे, ध्यान से सुनना है। टच होने से जो एक्स के ऊपर चार्ज होता है वो वाई के ऊपर भी फैल जाता है। एक्स के ऊपर जो चार्ज है वो वाई के ऊपर भी चला जाएगा। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो व्हाट वी नोटिस, एक्स भी चार्ज है और वाई भी चार्ज रहेगा अलग अलग करने पर। तो इस पूरी मैकेनिज्म को कंडक्शन बोलते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन सुनो। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच्ड टू अनचार्ज बॉडी, द चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम one body to another, and even after their separation charge remains on the other body also. क्लियर। तो सभी बच्चे लिखेंगे कंडक्शन का मतलब, कंडक्शन का मीनिंग, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। अगर इतनी डेफिनेशन में बोल दूं तो ये गलत है। अगर मैं ये वर्ड साथ में फिट कर दूं, अनचार्ज टच्ड बॉडी, टच्ड, तब ये आंसर है सही, तब इसका डेफिनेशन ये सही हो गया। अब हम बोलने लगे हैं सेकंड वाला पॉइंट, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड।
इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब? प्रभाव, पास में रखी हुई चीज का प्रभाव। अब साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब ध्यान से सुनो। ये तो हो गया इंग्लिश मीनिंग, ध्यान से सुनना। अब मान लो एक बच्चा है और लेक्चर चल रहा है, लेकिन वो बच्चा उस दिन ड्राउजी फील कर रहा है, उसको क्लास में नींद आ रही है। उसको देखते देखते साथ वाले बच्चे को भी नींद आने लगी। इसको हम बोलेंगे इंडक्शन। मान लो आपके साथ वाले बच्चे को आज साइनस है, जुकाम है उसको, तो थोड़ी देर बाद पीछे वाले उस बेंच के पीछे बैठे हुए बच्चे को भी साइनस हो गया, जुकाम हो गया, पड़ोस का असर हो गया। इसको बोलते हैं इंडक्शन। लेकिन साइंस में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आप साइंस में मान लो मेरे पास एक बॉडी है चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी, चार्ज्ड बॉडी। ओके, उसके पास मैं दूसरी बॉडी लेकर आ गया जो कि अनचार्ज है, बी बॉडी अनचार्ज। लेकिन शर्त क्या है? बी बॉडी ए के बहुत नजदीक होनी चाहिए पर टच नहीं करती होनी चाहिए। बोथ शुड नॉट टच बट दे शुड बी वेरी क्लोज। तो क्या बोलना है? ए एंड बी आर वेरी क्लोज, वेरी नियर बाय, बट नॉट टचिंग, नॉट टचिंग। क्योंकि अगर टच हो गया ना, अगर तो टच हो गया, टच हो गया, तब तो वो कंडक्शन वाली बात होगी। हमने टच करके उनको सिंगल बॉडी नहीं बनाना, हमने पास पास में लेकर आना है, तभी तो वो पड़ोसी बनेंगे। अब टच होने से क्या होता है, ध्यान से सुनना। बी बॉडी जो होता है उसको टीचर ने क्या बोला है? अनचार्ज। किसी बच्चे से पूछो अनचार्ज का क्या मतलब है, वो बोलते सर कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ना 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 ना, अनचार्ज का मतलब होता है इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर रखा है। नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज बोलते हैं, नेट चार्ज। ऐसा नहीं बोलना कि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं। अनचार्ज का मतलब है बी का जितना पॉजिटिव चार्ज है बराबर का नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स होकर बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन जैसी ए बॉडी चार्ज यहां पर आती है तो इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज इधर उधर घूम रहा होता है, नेगेटिव, वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन फील करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो जाता है पास वाले किनारे पर, ए बॉडी के पास वाले किनारे पर। लेकिन बी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमारी चार्ज बॉडी रिपेल करेगी। क्यों? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है वो ए बॉडी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन महसूस करता हुआ दूर किनारे पर जाकर बैठ जाएगा, दूर किनारे पर जाकर पॉजिटिव चार्ज बैठ जाएगा और नजदीक वाले चार्ज अपोजिट पोलैरिटी वाला इकट्ठा हो जाएगा। अब बच्चा मुझसे बोले सर अगर हम ए बॉडी को हटा दें, अगर ए बॉडी को हटा दें चार्ज वाली बॉडी को, तो ये दोनों चार्जेस बी के आपस में फिर से मिक्स होकर बैठ जाएंगे, फिर से मिक्स होकर बैठ जाएंगे। तो ए बॉडी को मैं पास लेकर आया तो ए बॉडी में के पॉजिटिव चार्ज ने अपोजिट पोलैरिटी वाले नेगेटिव चार्ज को नजदीक वाले किनारे पर खींच लिया और सेम पोलैरिटी वाले पॉजिटिव चार्ज को दूर वाले किनारे पर भेज दिया। ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब ए बॉडी बी बॉडी के नेबरहुड में हो, और इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन। तो बच्चा बोलेगा सर इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे साइंस में डेफिनेशन, ध्यान से सुनो। इंडक्शन, नजदीक वाले चार्ज पर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज का इकट्ठा होना। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखें?
accumulation of opposite polarity charge on the nearer edge of B body when a charged body is brought closer to, is brought मैंने लाई गई, closer to B body। ये इसका इंडक्शन का मतलब होता है। ए बॉडी के प्रभाव के वजह से बी बॉडी के नजदीक वाले किनारे पर अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज का इकट्ठा हो जाए। बच्चा बोलता है सर अपोजिट पोलैरिटी का क्या मतलब? अगर ए बॉडी पॉजिटिव है तो नजदीक वाले किनारे पर नेगेटिव होगा। अगर बच्चा बोलता है सर अगर ए खुद ही नेगेटिव होता तो, अगर ए खुद ही नेगेटिव होएगा तो बी बॉडी के नजदीक वाले किनारे पर पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा। इससे अपोजिट पोलैरिटी का होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डिसिमिलर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां से जो चीज बनाई है ना टीचर ने, ध्यान से देखना। अब इसकी प्रैक्टिकल लाइफ, बच्चा कहता है सर इसको प्रूव कर सकते हो, लेबोरेटरी में जाके प्रूव कर सकते हो ये वाली बात? आई विल से यस। लैब में हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। मान लो मैं एक बच्चे को लेबोरेटरी में ले गया, लेबोरेटरी, तो वहां पर क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। मैं बोलूंगा बेटे क्लास में से कोई ऐसा बच्चा निकल के आओ जो सुबह अपने बाल कॉम्ब करके आया है लेकिन उसने तेल नहीं लगाया हुआ और उसके बाल बिल्कुल सूखे हैं। ध्यान से सुन लो टीचर को क्या बोलेगा। टीचर बोलेगा एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास प्लीज कम फॉरवर्ड इफ ही हैज कॉम्ब्ड द हेयर। उसने बाल बनाकर आया अपने घर से, कंघी करके आया, लेकिन उसके बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए, ना ही बाल गीले होने चाहिए। तो ड्राई हेयर वाला एक बच्चे को बुला लिया मैंने। मान लो वो बच्चा ये वाला बच्चा है, उसके बाल है जो ड्राई हैं। ओके, फिर मैं उस बच्चे को क्या बोलूंगा? मैं उसको एक प्लास्टिक का कॉम्ब दूंगा, कंघा दूंगा। प्लास्टिक का कॉम्ब, वो भी सूखा होना चाहिए। मैंने उसको ड्राई प्लास्टिक कॉम्ब दे दिया। उस बच्चे को बोलूंगा अब इस कॉम्ब को अपने बालों में ऐसे बाओ, इसमें रगड़ा लेकर आओ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करो इसके साथ। तो उस बच्चे ने कॉम्ब को बालों में बार बार रगड़ा, बार बार रबिंग करी। रबिंग करने के बाद उसने कॉम्ब को बालों से अलग कर दिया, सेपरेटेड। अभी अभी हम एक आर्टिकल पढ़ के आए हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसके मुताबिक ये कॉम्ब बालों से कोई पर्टिकुलर चार्ज लेकर आ जाएगा। या तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे बालों को, या बालों से ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के लेकर आएगा। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व करा कि इस कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, किसकी वजह से? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो बच्चा बोलता है मेरे को सर क्या ये नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई देगा नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से? नो, दिखाई नहीं देगा। तो हम कैसे मान लें आपकी बात कि ये नेगेटिव चार्ज है? तो मैं कह रहा हूं उसका प्रूफ देता हूं। अब इस नेगेटिव चार्ज को आप पकड़ लोगे हाथ में, लेकिन आपके हाथों में ग्लव्स डाले होने चाहिए रबड़ के। क्या कह रहा टीचर? होल्ड इट विद हैंड बियरिंग रबड़ ग्लव्स। रबड़ का दस्ताना हाथ में डाल के या पॉलीथीन पकड़ के इस कॉम्ब को लेकर आओ, पॉलीथीन से पकड़ के। फिर क्या करो? फिर मैं उसको बोलूंगा बेटे
इस लकड़ी के टेबल पे आ जाओ, वुडन टेबल। उस वुडन टेबल के ऊपर छोटे छोटे कागज के टुकड़े फेंक दो, बहुत छोटे छोटे, कैंची से काटकर छोटे छोटे पेपर बिट्स। ये क्या है? पेपर बिट्स। कागज कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट लो कैंची से, विद द हेल्प ऑफ सीजर, राइट। फिर मैं उस बच्चे को बोलूंगा इस कॉम को पेपर बिट्स के नजदीक लेकर आओ, बहुत नजदीक। एक बच्चा कहता सर गलती होगी, मेरे पेपर बिट से टच हो गया कॉम। मैंने कहा टच हो गया, अब नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, जाओ फिर से बालों से रगड़ के लेकर आओ, बिल्कुल पास लेकर आना है। कॉम is brought in close proximity। proximity का मतलब होता है नेबरहुड, बहुत ज्यादा पास लेकर आ गए। अब क्या होगा? अब टीचर ने आपको इंडक्शन बढ़ाया हुआ है, इंडक्शन। ये इंडक्शन क्या करेगा? इस कागज के टुकड़ों के ऊपर अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज डेवलप कर देगा, अपोजिट पोलैरिटी वाला। बच्चा कह रहा है सर बताना कैसे? मैंने कहा मान लो ये पेपर बिट है और ऊपर से इसके पास क्या आ गया? कंघी आ गई है, कंघी आ गई, कॉम्ब आ गया, ये कॉम्ब आ गया। तो कॉम्ब अगर खुद नेगेटिव चार्ज है तो पेपर बिट के नजदीक वाले किनारे पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और कॉम्ब खुद क्या है? नेगेटिव। कॉम्ब खुद क्या है? नेगेटिव। कौन सी प्रोसेस होगी ये कौन सी प्रोसेस होगी? बच्चा बोलेगा सर अभी अभी आपने समझाया था इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन। तो बच्चा बोलेगा सर मेरे आप प्रूफ क्या है? आप बोल रहे हो मान रहे हैं, प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है, अब ये अपोजिट पोलैरिटी के दोनों चार्जेस होने से इनमें अट्रैक्शन होता है, तो ये कॉम्ब कागज के बिट्स को अपनी तरफ खींच लेगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। द कॉम्ब विल अट्रैक्ट दी पेपर बिट्स। थोड़ी देर के बाद ये कॉम्ब जो है, ये कॉम्ब जो है पेपर बिट को अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है। पेपर बिट ऊपर उठ के कॉम्ब के ब्रिसल्स के साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि कॉम्ब क्या था? पॉजिटिव। नहीं, पेपर बिट क्या? पॉजिटिव, कॉम्ब क्या? नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों खींच जाएंगे। तो पेपर बिट टेबल को छोड़कर कंघे के साथ चिपक जाएगा। ये सभी तभी मुमकिन हुआ जब इंडक्शन हो गया, जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बात ट्रू है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रू है। ओके, अब आपको समझ आ गया कि कैसे हम लैब में प्रूव कर सकते हैं कि चार्ज हमें आंख को दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि जो भी बात टीचर कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, जो किताबों में लिखी है बिल्कुल सच है। जिन बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आ गया, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। एट्थ ई के बच्चे मेरी बात का जवाब नहीं देते होते, या तो नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो, समझ आ गया तो राइट हैंड। बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं दोनों हाथ पकड़ के, ये क्या बात हुई बेटे? एक जवाब तो दो ना, शाबाश। अब मैक्सिमम बच्चों के राइट हैंड हैं। एट्थ डी के बच्चे भी जवाब दें प्लीज, एट्थ डी के। शाबाश बेटे, अपने आप जवाब देना, इतने सुस्त नहीं बैठना होता है। आप तो यंग हो, मेरे से ज्यादा एनर्जी आनी चाहिए आप में, है? कितने प्यारे बच्चे। अगर जब दोपहर को आप खेलते हो तो कितना बढ़िया खेलते हो, ठीक है, रिसर्च के टाइम। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, जितनी भी चीज मैंने आज ये समझाई है इसको याद रखना है। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आसमान में बिजली कैसे कड़कती है, और वो नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग वाला, अगर उससे बचना हो, वो हमारे ऊपर गिर ना जाए, नुकसान ना कर दे, तो कैसे बचना होता है। आज का लेक्चर अगर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, गिव द इंडिकेशन टू द टीचर। ओके, थैंक यू। तो हम कल बाकी बात करेंगे।
ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, दोबारा सुन लेना एक बार घर जाकर। थैंक यू।